You. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज हमारे साथ तौकीर साहब मौजूद हैं। इनके साथ हम बात करेंगे अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात और पोस्ट कोविड-19 उभरते हुए हालात, जिनसे हमारा जनूबी एशिया का खित्ता और पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। और जनूबी एशिया में खुसूसी तौर पर बदलते हुए हालात इन पे तौकीर साहब की राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम हमाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। सर मैं आपसे सर कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट कि पहला क्वेश्चन कि अमेरिका और कोविड-19 का आपस में रिलेशन क्या है? क्या कोविड-19 देखिए जी, जी, सर। जी कोविड-19 सबसे पहले ये देखें कोविड-19 का नाम किसने दिया? आप पहले तो हमें ये देखना होगा ना कि डब्ल्यूएचओ ने दिया, फिर डब्ल्यूएचओ को कौन फाइनेंसिस कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। सारी इसकी बैकग्राउंड देखने के लिए आपको ये पता चलेगा कि जब चाइना ने ये पहले दिन जब ये रिपोर्ट करने किया, तो उस वक़्त दुनिया को मालूम ही नहीं था कि हो क्या रहा है। जब ये आउटब्रेक बहुत फैल गया, तो चाइना ने एक्चुअली इसको अंडर एस्टिमेट किया और अमेरिका ने फिर उसी वक़्त चाइना के ऊपर ब्लेम लगाया कि जी ये जो है चाइनीज़ की अपनी गलती की वजह से हुआ है और उन्होंने इसको 5G के साथ जो है वो एसोसिएट करना शुरू कर दिया। और हम सबको मालूम है कि जो 5G है वो वुहान की जो हाई-टेक सिटी है, वहाँ डेवलप हुआ और वहीं पर ये टेस्टिंग भी हो रही थी। जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी वक़्त जब ये चीज़ें इन्होंने आपस में मिलाना शुरू कर दी, तो अलार्म की सिचुएशन होनी शुरू हो गई और देखना पड़ा कि ये अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। मैं ये जी, समझता हूँ कि जब ये आउटब्रेक हुआ, तो ये आउटब्रेक का जो वक़्त था, वो ऐसा चुना गया जब चाइनीज़ की जो न्यू ईयर्स थी, उनकी जो हॉलिडेज़ थी, वो शुरू होने वाली थी। जब सबको मालूम है कि ये चाइनीज़ जो हैं सिर्फ़ अंदरूनी मुल्क ही नहीं बल्कि बाहर के ममालिक में भी मिलियंस की तादाद में सफ़र करते हैं। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउटब्रेक का मकसद ये था कि चाइनीज़ जो है वो हर एक चाइनीज़ जो है वो एक वायरस का कैरियर हो सकता था और जो वो फिर सिर्फ़ चाइना ही में नहीं बल्कि जो टारगेट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये फैलता। लेकिन चाइना ने बड़ी होशियारी के साथ वुहान का लॉकडाउन कर दिया और 60 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इसको जो है कंटेन कर दिया। अमेरिका अभी भी वावेला कर रहा है कि जी ये चाइना के ऊपर हम केस करेंगे, वहाँ पर बल्कि केस की तैयारियां भी हो रही हैं। तो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं, वो तो बहुत पहले से खराब हो रहे थे और अमेरिका जो है वो तो चाहता था कि चाइना की जो सुपर पावर जिसको हम इकोनॉमिक सुपर पावर कह सकते हैं, वो ना तो एशियन रीजन में फैले, ना वो पूरी दुनिया में फैल सके। तो उसके रोकने के लिए भी अमेरिका ये काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। अब होना क्या है? अब हो ये रहा है कि चाइना और रशिया ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि वो जो यूएस डॉलर है, उससे डीलिंक रेट को करना है। डीलिंक का मतलब ये हुआ कि जो यूएस जो पेट्रो डॉलर है, उसको भी खत्म करना है। तो ये तो फिर चाइना जो है और रशिया मिल के अगर ये कर सकते हैं, तो फिर तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो तो बैठ जाएगी। सर और मैं ये सर समझता यहाँ हूँ पे कि अगर थोड़ा-सा एक पॉइंट अगर मैं आपसे रेज़ करूँ, वो ये है कि क्या अमेरिका ये अफ़ोर्ड करता है? क्योंकि स्कॉलर्स कह रहे हैं, मेरा अपना एनालिसिस ये है, चीज़ों को जिस तरह हालात बदल रहे हैं, वर्ल्ड पावर डायनामिक्स जिस तरह से शिफ्ट हो रही है, उसमें अमेरिका इट सीम्स कि अमेरिका इज़ अबाउट टू लूज़ हर स्टेटस ऑफ ओनली ग्लोबल पावर। वो ब्रिंक पे खड़ा है। क्या वो इसमें रिटेलिएट नहीं करेगा? अगर वो रिटेलिएट करता है, तो वो किन पॉइंट्स पे रिटेलिएट कर सकता है? देखिए अमेरिका जो है वो आपका क्या ख़्याल है कि अमेरिका ने इतने जो डॉलर खर्च किए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं, तो वो अब मैं समझता हूँ एक ज़ख्मी शेर की तरह हो चुका है। और जब एक ज़ख्मी शेर होता है वो फिर
सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करता, बल्कि अपना नुकसान करने से पहले वो पहले दूसरों का नुकसान करता है। तो अमेरिका को इससे कोई वो नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा, लेकिन वो ये ज़रूर करेगा कि वो चाइना को नुकसान पहुँचा सके, और उसकी ये पूरी कोशिश है। फिर आ जाएँ हमारे खित्ते के ऊपर। जी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इस वक़्त चपकलिश चल रही है, और ये तो जी। ख़ैर कश्मीर का जब उस वक़्त मामला हुआ था, जब ऑक्युपाइड कश्मीर में इन्वोक किया गया 370 जो है आर्टिकल, तो ये तो उस वक़्त से शुरू हो गया था। अभी जो भारत के प्लान तो है, लेकिन भारत में भी कोविड-19 तो फैला हुआ है, लेकिन भारत भी इस तरफ ध्यान नहीं कर रहा। वो उसकी फ़िक्र और उसकी सोच और उसकी अग्रेसिवनेस यही है कि वो किसी न किसी तरह जो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान है, उसके ऊपर ये किसी तरह हमला-आवर हो सके, और उसके लिए वो प्लानिंग पूरी तरह कर रहा है। सबसे बड़ा जो टारगेट है, वो एक्चुअली सी-पैक है, क्योंकि वो चाहता है कि सी-पैक जो है वो किसी तरह भी कामयाब ना हो सके। उसकी जो मेन आर्टरी है, जो गिलगित-बल्तिस्तान से गुज़रती है, उसको वो काटना चाहता है। सर, इसमें क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या इसमें जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को या इंडियन इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को या इंडियन जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं इनको वो डायरेक्शंस दे रहे हैं ताकि और ये प्लान अमेरिका ने इंडिया के साथ मिल के बनाया है कि वो इस तरह से सी-पैक को काउंटर करें क्योंकि सी-पैक को कंसिडर किया जाता है बीआरआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अगर सी-पैक डिस्टर्ब होता है तो इससे बीआरआई डिस्टर्ब होता है और बीआरआई डिस्टर्ब होने से चाइना के इकोनॉमिक एम्बिशंस और चाइना का इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ड्रीम जो है वो शैटर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सर इसमें आप इंडिया और अमेरिकन इंटेलिजेंस की कोलैबोरेशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में जो डीप स्टेट है, जिसे मैं कहता हूँ स्टेट विद इन स्टेट, वो एक्चुअली प्रेज़िडेंट ट्रम्प के हाथ में नहीं है, या कभी भी किसी भी यूएस प्रेज़िडेंट के हाथ में नहीं रही। वो अपना काम करते हैं। जो डीप स्टेट है वो ज़्यादातर ज़ायनिस्ट के पास है, और जो ज़ायनिस्ट जो हैं वो मिल के भारत के साथ जो प्लान बना रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूएस प्रेज़िडेंट को भी नहीं मालूम होती, और जो हो जाती हैं। वो इंटेलिजेंसिया जो है, वो इस डीप स्टेट के साथ मिलके काम करता है, और जहाँ-जहाँ दुनिया में जो अपने मकासद हासिल उन्होंने करने होते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा तौकीर साहब बहुत शुक्रिया इस जवाब का मैं बड़ा मौज़ू और जामे जवाब दिया आपने। लेकिन इसके अंदर एक सवाल पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी पे उठता है कि इन तमाम हालात के अंदर क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात इस तरह के हैं कि हम अपने ताल्लुकात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अपने इंटरेस्ट्स को हमें समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जिस तरह के टर्की और मलेशिया के वो मलेशिया में जो समिट हुआ था, उस समिट के अंदर पाकिस्तान जा नहीं सका क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से और प्रेशर की वजह से पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर क्या पाकिस्तान इस पोज़ीशन में होगा कि वो अमेरिका और चाइना के दरमियान क्लियरली अपनी साइड्स जो हैं वो डिक्लेयर कर सके कि उसकी पाकिस्तान का पॉलिसी पोस्चर क्या है और वो इंडिया को इस बारे में जवाब दे सके कि वी आर विद चाइना और वी आर विद अमेरिका बिकॉज़ इस तरह से अगर होगा तो इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस के और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर पाकिस्तान क्लियरली चाइना के साथ स्टैंड करता है, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अगेंस्ट जो है वो मूवमेंट्स करेगा। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर रखा हुआ है फॉर प्रेशर और इस बात का वो जो है वो इज़हार वो एलेक्स जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आई थी अमेरिका से, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मीटिंग्स में ओपनली किया। आप इन तमाम चीज़ों के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस को किस तरह देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान इसमें या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इतना कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक चैलेंजेस को हैंडल कर सके? देखिए, मैं यहाँ एक इंग्लिश का बहुत मशहूर सेंटेंस है, वो मैं कहूँगा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तो जब तक हम हाथ फैला के अमेरिका और आईएमएफ या दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेते रहेंगे, तो हम
उस वक़्त तक अपनी पॉलिसी खुद नहीं बना सकते। ये तो बात बहुत क्लियर है। जब भी हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई काम करना शुरू करते हैं, तो उस वक़्त कोई ना कोई मुल्क जो है वो उसमें दखल अंदाज़ी करता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेस्ड ही इसी बात पे है कि हमें कि कौन-सा मुल्क कितनी मदद कर रहा है। चाहे वो माली मदद है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट है, लेकिन हमें हर तरफ से मदद की ज़रूरत है। हम अभी तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमने जो चाइना और रशिया वाला ब्लॉक है, उसके अंदर शामिल होना है या हमने अमेरिका के साथ फिर वही अपनी पुरानी जो दोस्ती है, उसको निभाना है। हमें सबको पता है कि अमेरिका ने हमेशा हमें डिच किया है। अमेरिका हमेशा हमें कहता रहा है कि जी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसने आज तक हमारी मदद नहीं की। वो आप 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, वो सिक्स फ्लीट का मामला हो, तो कहने का मकसद ये है कि हमें देखना ये है कि हमारा दोस्त कौन-सा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, हमारा कौमी मफ़ाद क्या है। अमेरिका ने आज तक हमें हमारी ना तो एनर्जी क्राइसिस में मदद की, चाइना ने मदद की। हमें जब भी मुश्किल वक़्त आया, हमें टर्की ने हमेशा मदद की, चाइना ने हमेशा हमें मदद की। लेकिन दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब भी नहीं कर सकते। हम एक छोटा मुल्क हैं, छोटी हमारी इकोनॉमी है और हमारी जो जो डोरियाँ हैं जिसको मैं कहता हूँ, वो असल में कहीं कहीं और से हिलती हैं और वो हिलती हैं जो अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें आईएमएफ भी शामिल है और वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, उनके हाथों में है। एफटीएफ का पहले दिन से मैंने ये कहा था कि हमें ये कभी भी ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे। ये बल्कि हमें थ्रेट करते रहेंगे कि हम आपको रेड लिस्ट में ले आएँगे। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि वो अपने मकासद जो है, वो हासिल कर सकें। तो एफटीएफ जो है हमारे लिए हम अगर कहते हैं एफटीएफ को जी हम आपकी बात नहीं मानते, तो उसका हमें देखना होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे। अगर हम अमेरिका को ये कहते हैं कि जी ठीक है जी हम जो है चाइना और रशिया ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं जिसमें टर्की, मलेशिया और दूसरे कुछ ममालिक शामिल हैं। तो उसका भी हमें रद्द-ए-अमल देखना होगा। जब हमने ये कोशिश की जैसे आपने अभी जो कुआलालंपुर समिट की बात की, जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाने लगे उससे चंद दिन पहले ही कहा गया कि जी आप मत जाएँ। ये पैगाम बड़ा वाज़ेह पैगाम था, चाहे वो किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से था या अमेरिका की तरफ से था। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पॉलिसी खुद नहीं बना सकते और उस वक़्त तक नहीं बना सकते, जब तक कि हम अपने पाँव पे खड़े ना हो जाएँ। दूसरा मसला ये है कि हमें अपने पाँव पे खड़े होने ही नहीं दिया जा रहा। हमें ऐसा हमारे इर्द-गिर्द जाल बिछा दिया जाता है कि हम उसमें फँस कर रह जाते हैं। अब आप देखें जो आईएमएफ की जो 6 बिलियन डॉलर की जो मदद थी, वो अभी तक हमें पूरी तौर पे नहीं मिली। वो हमेशा डोरी खींच लेता है, कभी कहता है जी आप टैक्स बढ़ाएँ, कभी कहता है जी बिजली की कीमतें बढ़ाएँ, वो हम नहीं कर सकते। अगर ये हम करेंगे तो हमारे जो अंदरूनी मुल्क के हालात जो हैं, वो बहुत खराब हो जाएँगे और वो खराब हुए हैं। तो ये हम नहीं कर सकते कि हम उनकी हर बात मान लें। इसके लिए हमें एक मजबूत पॉलिसी बनानी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमारा इन नेशनल तमाम इंटरेस्ट हालात में हम जो है वो किसमें है। सर अगर मैं यहाँ पे एक छोटी-सी छोटा-सा पॉइंट जो है वो अगर मैं आपसे चाहूँगा कि उसको थोड़ा-सा क्लियर कर दें कि सॉरी अनएक्सपेक्टेडली कोविड-19 ने अमेरिका को बहुत डैमेज किया है। अमेरिका में उसने जो हेल्थ क्राइसिस है उसको काफ़ी अमेरिका की हेल्थ पॉलिसीज़ को उसने काफ़ी खोल के सामने लेके आए और अमेरिका को हिट बैक किया है। इस तमाम सिचुएशन के अंदर क्या अमेरिका फिर भी इस पोज़ीशन में होगा पोस्ट कोविड-19 पीरियड के अंदर कि वो हमसे या दुनिया में किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सके? जिस तरह से वो प्री कोविड-19 डेफ़िनिटली, पीरियड के अंदर कर सकता था? डेफ़िनिटली। देखें, अमेरिका जो है वो इतना वीक नहीं हुआ, ना होगा जितना कि हम समझ रहे हैं। इसलिए कि जब तक डॉलर जो है, डॉलर की जो चाल जो चली जाती है, उनका देखें अपनी मशीनरी है, वो डॉलर छाप सकते हैं, चाहे उसका रिज़र्व हो या ना हो। डॉलर की जो असल वैल्यू है, वो तो बहुत कम लोगों को पता है कि असल वैल्यू क्या है
तो लेकिन ये है कि जब तक डॉलर के साथ हम जो ट्रेड है, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो उस वक़्त तक जो अमेरिका जो है वो कभी वीक नहीं होगा। चाहे वो कोविड-19 हो या ना हो, जो अमेरिका के हालात जो हैं इकोनॉमिकली ज़रूर ख़राब होंगे, लेकिन जब तक डॉलर में ट्रेड चलती रहेगी और वो नोट छापते रहेंगे, तो उस वक़्त तक हम कुछ नहीं कर सकते। उस वक़्त अमेरिका कमज़ोर नहीं हो सकता है। इसलिए कि हमें तो नहीं मालूम कि अमेरिका के पास कितना रिज़र्व है, जिसके अगेंस्ट वो डॉलर छाप रहे हैं। उनकी जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी मशीनें हैं, वो जितने मर्ज़ी डॉलर छापते रहें और वो इसी तरह वो लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहें। लेकिन बात सारी ये है कि जो असल उनका जो टारगेट है, वो पाकिस्तान नहीं है, उनका असल टारगेट चाइना है। चाइना को रोकने के लिए उन्होंने ये बहुत बड़े जो प्लान बनाए गए हैं और जिसमें ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी शामिल कर सकते हैं आप, चाहे उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है। लेकिन बात ये है कि उन्होंने इस मकसद को हर तरीके से हासिल करना जी। सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। बस लास्ट लाइन में मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लिए कोई मैसेज दे सकें जिस पे ताकि वो इसको मोबिलाइज़ कर सकें क्योंकि अगर मैं एज़ अ लेमैन देखूँ तो मुझे फॉरेन ऑफिस उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आता जिस तरह से फॉरेन ऑफिस को एक्टिव होना चाहिए। वो उस तरह से मिशंस को भेजा नहीं जा रहा जिस तरह से पाकिस्तान को इसको एक्टिवली परस्यू करना चाहिए। और हम शायद कोविड-19 की आड़ में हम लोगों ने इस चीज़ को आड़ ले ली है कि हमारी जो इनकैपेसिटी है उसको हम कोविड-19 के क्राइसिस से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस। आप सर इस पे 2-3 लाइनों के अंदर क्योंकि हमारा टाइम जो है सर वो ओवर लेकिन जैसे अम्मा जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि बात ये है कि देखना ये है कि फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है? हम जी, क्या फॉरेन पॉलिसी खुद बना सकते हैं? अव्वल तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद नहीं बना सकते, इसमें हमेशा हमेशा दूसरे ममालिक का इन्फ्लुएंस रहा है। हम जो मर्ज़ी कर लें, अपनी फॉरेन मिशंस को हम जो मर्ज़ी पैगाम देते रहें। बात सारी ये है कि जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकेंगे, उस वक़्त तक हम अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते। बहुत क्लियर मैसेज है, हमें डेफ़िनेटली अपनी डिप्लोमेसी में एग्रेसिवनेस लानी होगी। हमें दुनिया को ये बावर कराना होगा कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है? भारत जो कुछ कर रहा है उसके मुतालिक हमें दुनिया को बताना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाएँगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के सिर्फ़ देखते ही रह जाएँगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। सर। Sir, thank you so much for coming to for joining us. It was a very fruitful discussion for myself and for our audience. Uh, ऑडियंस इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।